नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज़न की 365 सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने सोशल इशू का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने महिला, शिक्षा और बच्चे, ये 3 सेगमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित जो पिछले 1 वर्ष में यानी दिसंबर तक जो गतिविधियां हुई हैं, जो इश्यूज़ आए हैं उनको। ठीक है मित्रों, तो डिस्कस करते हैं हम लोग आज स्वास्थ्य के बारे में। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वीं रिपोर्ट यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHSS। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है जरा इसको देखते हैं हम लोग। पहला जरा सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या निष्कर्ष हैं, जो इसके इंडेक्स हैं वो क्या हैं, संकेतक यानी इसके इंडेक्स क्या हैं, इसको जरा देख लेते हैं। और 2019-21 से 2015-16 की तुलना भी कर लेंगे यहाँ पर। तो कुल प्रजनन दर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जरा उसे देखते हैं हम लोग। पहला, कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या यानी महिला अपने गर्भाकाल में कितने बच्चों को जन्म देती है उसको समझते हैं। प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को स्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। प्रजनन क्षमता आप समझ रहे हैं, यानी महिला, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पॉपुलेशन में, जनसंख्या में TFR 2 के समकक्ष रहे तो यानी जो आपकी जनसंख्या है वो कांस्टेंट के तौर पर रहती है। ठीक है, यहीं पर ये बात की जा रही है, प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापित कर प्रजनन क्षमता कहा जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाती है, नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी कितनी होनी चाहिए TFR 2.1। अब जरा इधर देख लो, 2019-20 में कितनी, 1 में कितनी रह गई है 2.0, और NFHS 15-16 में कितनी थी 2.2। बात समझे। अब जरा देखते हैं कि इनमें किसका कितना एवरेज है। गर्भ निरोधक प्रसार यानी कॉन्ट्रेप्टिव प्रोविनेंस रेट CPR कितना है 19-21 में, ये है मित्रों 61% बढ़ा है। कितना बढ़ा है 61%, यानी पिछले 54 की अपेक्षा ये कितना हो गया है 61%। ऐसे ही अगर हम बात करें गर्भ के प्रथम 3 महीने में गर्भवती महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल ANC, ठीक है, ANC में कितनी वृद्धि हुई है 70%, और लास्ट 5 साल पहले कितनी थी 59%, यानी इसमें भी ग्रोथ हुई है। दूसरी आ जाओ, परिवार नियोजन की ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई हैं 13% पिछला था यानी 15-16 में, और यहाँ पर ये घटकर 9% हो गया है, यानी इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। 12 से 13 महीने के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण, अगर हम टीकाकरण के तौर पर देखें तो आप देखते हैं मिशन इंद्रधनुष फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है, ये चलता है। और आपका नारी सशक्तिकरण, बाल पाटिका, इसके द्वारा क्या होता है, बच्चों के टीकाकरण के प्रोग्राम सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसका परिणाम ये आप देख रहे हैं कि 76% लोगों का क्या हो चुका है, बच्चों का टीकाकरण यहाँ पर नोट किया गया है, जो पिछले 5 साल की अपेक्षा कितना ज़्यादा है। यानी यहाँ पर भी ग्रोथ रेट है, यहाँ पर आप ग्रोथ रेट पर विशेष ध्यान देना। दूसरे की अगर हम बात करें, कुल जनसंख्या में लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर प्रति महिला कितनी हैं 2051 में
16 में कितनी थी 991 यानी 991 महिलाएं थीं, जो कि 2019-21 में कितनी हो गई हैं 1020 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 1020। नेक्स्ट है आपकी नवजात मृत्यु दर। इस पे अगर हम बात करें, प्रति 1000 जीवित जन्म में व्यक्त जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या यानी मृत्यु की संख्या में गिरावट आई है, बिल्कुल आई है। 29.5 था प्रति कितने में 28 दिनों में 1000 जीवित बच्चों में 29.5 बच्चे क्या हो जाते थे मृत, जिसमें गिरावट देखी गई है। अब इसे 24.9 कर दिया गया है, हो गया है ये। नेक्स्ट है हमारा शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म। अगर हम इसमें देखें 1000 जीवित जन्मों में 35.2 और 40.7 यानी इसमें भी क्या हुई है गिरावट देखी गई है, यानी 28 दिनों के दौरान जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु में भी यहाँ पर गिरावट हुई है। ठीक है, ये भी अच्छे सिम्टम्स हैं। पिछले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों में पहले होती थी लगभग 50, कितनी थी 50, अब ये कितने पे पहुंच गई है 42 पर लगभग, यानी 4.8 का हमने क्या किया है यहाँ पर कंट्रोल किया है 141.9। ठीक है, यहाँ किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में जन्म लिए बच्चों की 5 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले मृत्यु की संभावना को देखा जा रहा है। अब आगे देखें, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या है एनीमिया से पीड़ित, क्या है 15 से 49 वर्ष की महिलाएं में एनीमिया कितना है, पहले 53.1% था, जो अब घटकर जिसे अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है 57.7% है। 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया 58.6। एनीमिया होता क्या है, यानी रक्त अल्पता यानी ब्लड की कम मात्रा यानी ब्लड का हीमोग्लोबिन का कम होना, इसे ही आपको क्या कहते हैं एनीमिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पहले से हुआ है 25 से 29 वर्ष की आयु के ऐसे पुरुष जिनका विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले हुआ है, पहले कितने थे 20.3% और अब कितने हैं वो 17.7%। ठीक है, संस्थागत प्रसव यानी किसी जो डिलीवरी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इसके बारे में देखें तो 15-16 में 78.9% था, जो 19-21 में 88.6% हो गया, यानी लगभग हम 100% पर पहुँच रहे हैं संस्थागत डिलीवरी के लिए। यानी किसी भी हॉस्पिटल, यहाँ पर अगर आप समझें तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो ठिंगनेपन यानी स्टंट से पीड़ित हैं, यानी आयु के अनुरूप लंबाई कम, तो यहाँ पर देखें इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। 78.4% थे, जो अब 35.5% हुआ, यानी कुछ हमने यहाँ पर सुधार किया है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबलेपन यानी वेस्टेड से पीड़ित हैं, पहले 21% था, गति तो धीमी है लेकिन हमने थोड़ा इसे कंट्रोल किया है, 19.3% हुआ है। 5 वर्ष की आयु के बच्चे जिनका वजन अंडर वेट है, आयु के अनुरूप कम वजन कम है, तो ये 35.8% है। अब कितना हुआ है, इसको भी कंट्रोल करने की बात की गई है, 32.1% है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारा टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC। इसमें क्या पोजीशन है और इसमें क्या है जरा देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। सार्वभौमिक कवरेज UHC के बारे में देखते हैं, यानी कहने का मतलब है वर्ल्ड बैंक और WHO ने मिलकर एक ग्लोबल हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को जारी किया है। इसमें क्या क्या है जरा देखते हैं। UHC का अर्थ है सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरह की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं आयुष्मान कार्ड योजना इसी में है, और इसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इसी में इंक्लूडेड किए जाते हैं।
इसमें होता क्या है, इसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर रोगों की रोकथाम, उपचार, रिकवरी, इलाज से पहले सामान्य देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को के सभी घटक क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। यूएससी के मुख्य आयाम क्या हैं, यानी इसके इंडेक्स क्या हैं। पहला है यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, दूसरा है वित्तीय जोखिम में सुरक्षा और तीसरा है सेवाओं की गुणवत्ता आदि। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए क्या क्या पहले की गई हैं सरकार के द्वारा, ये जरा देखिए। तो पहला कवरेज है आयुष्मान भारत योजना, यानी इसका उद्देश्य प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का पूरा समाधान के लिए उपाय करना है, पहली बात। दूसरी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यह टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर और स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करेगा। तीसरे में अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, ये से शुरू किया गया है मिशन। सघन मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गए 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं, ठीक है, महिलाओं तक क्या करना है, टीका बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आंगनवाड़ी सिस्टम को कितना रिफॉर्म किया गया, इसके बारे में समझते हैं। सुर्खियों में क्यों है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिव्यांग बच्चों पर नजर रखने के लिए, उसकी मदद के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल शुरू किया है, यानी आंगनवाड़ियों से काउंट कराया जाएगा कि उनके यहाँ कितने हैंडीकैप चैलेंज्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं। सन्न संबंधित तथ्य इससे क्या हैं, यह प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत दिव्यांगजनों के समावेशी देखभाल के लिए बनाया गया है, एक सामाजिक मॉडल है और इस मॉडल में निम्नलिखित 3 चरण हैं। कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। पहला, दिव्यांगता के आरंभिक लक्षणों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग करवाना। दूसरा, दिव्यांग को सामुदायिक आयोजनों में शामिल करना और परिवार को सशक्त बनाना। आशा यानी एनम, ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS की टीम के माध्यम से रेफरल सहायता प्रदान करना। ठीक है, दूसरा, यह प्रोटोकॉल बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 के अनुरूप है। बात समझे, यहाँ पर ये बात की गई है आंगनवाड़ी से संबंधित। आंगनवाड़ी के बारे में थोड़ा और बता दें कि आंगनवाड़ी प्रणाली, आंगनवाड़ी सेवा योजना, आप ये जानते हैं आपके DPSP में आर्टिकल 45 में ऐसा प्रोविजन किया गया है। ठीक है, समेकित बाल विकास यानी ICDS योजना के अंतर्गत इंक्लूसिव चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है, महत्वपूर्ण घटक है। ज्ञातव्य है कि आंगनवाड़ी सेवा योजना में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 नाम दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS। नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट अगला, आंगनवाड़ी सेवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, बच्चों 0 से 6 वर्ष, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना। और दूसरा, मृत्यु दर, बीमारी, रोगों और कुपोषण की व्यापकता को कम करना। ठीक है, जरा एक बार समेकित बाल विकास की क्या क्या योजनाएं हैं इसको जरा समझ लेते हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को केंद्रित योजना है, यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तन यानी धात्री, 3 कैटेगरी को इसमें काउंट किया जाता है। पहला, इसको अंतर्गत पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तीसरा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा दी जाती है। नियमित रूप से टीकाकरण कराया जाता है, हेल्थ चेकअप होता है और रेफरल सेवाएं भी, इसमें अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, आंगनबाड़ी प्रणाली की स्थिति क्या है भारत में, इसको जरा समझते हैं। इस प्रणाली में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं प्रतिदिन 8 करोड़ से अधिक बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में संलग्न है। यह प्रणाली बाल्यावस्था की देखभाल में एक वैश्विक रोल मॉडल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें डिजिटल समावेशन,
आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इसमें पोषण ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुशल सेवा वितरण करके कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए पोषण ट्रैकर का सहयोग लिया जा रहा है। इस मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उपयोग बच्चों में ठिंगनेपन यानी स्टनिंग, दुबलेपन यानी वेस्टिंग और कम वजन यानी अंडरवेट की व्यापकता की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पोषण सेवा का वितरण का लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पारिश्रमिक अगर हम इसमें बात करें आंगनबाड़ियों को कितना दिया जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को सरकार द्वारा प्रति माह निर्धारित मानदेय भुगतान किया जाता है और सरकार समय समय पर निर्धारित करती है। केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया है। जरा इधर देख लेते हैं, सक्षम आंगनबाड़ी के तौर पर समझे जरा। आंगनबाड़ी के केंद्र में सुधार के लिए किया गया एक टारगेटेड हस्तक्षेप है और इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र के समग्र दक्षता और प्रभावशाली बढ़ाने के लिए उन्हें देश भर में मजबूत और अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही उनके कायाकल्प भी किया जाएगा। आंगनबाड़ियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अलावा सक्षम आंगनबाड़ी के तहत निम्नलिखित पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के किशोरियों 14 से 18 वर्ष, प्रारंभिक देखभाल, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रेरणा 0 से 3 वर्ष के तहत इसमें काउंट किया गया है। और इसके तहत अपग्रेडेशन के लिए 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रत्येक वर्ष 40,000 से अधिक को मजबूत किया गया है और निम्नलिखित गतिविधियों को संचालन किया जाता है। क्या है, स्मार्ट लर्निंग एड यानी एड्स, ऑडियो एंड वीडियो टूल्स, वाटर प्यूरिफायर और रेन वाटर हार्वेस्टर जैसे उपकरण इन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हमारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत ICDCAS का उपयोग करने के लिए प्रति माह कितने रुपए दिया जा रहा है, 500 रुपये प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ICDCAS कार्यक्रम के अंतर्गत पंक्ति में कार्यकर्ताओं को डेटा एकत्र करने की सुविधा प्रदान की गई है। ये 6 स्तरीय डैशबोर्ड है जो रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन का उपयोग को सक्षम बनाता है। इसके अलावा अधिकांश केंद्र शासित प्रदेश अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान कर रहे हैं। बीमा कवरेज की अगर आंगनबाड़ियों के लिए बात करें तो क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को निम्नलिखित के तहत कवर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उनका बीमा किया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उनका बीमा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना, ये तीनों कार्यक्रम बीमा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा इन्हें सवैतनिक अवकाश, पदोन्नति में आरक्षण, वर्दी, अनुकरणीय सेवाएं प्रदान के लिए अन्य प्रोत्साहन और पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए जाते हैं। आगे राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM या पोषण अभियान के बारे में देखते हैं। वर्ष 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेप की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत और के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले जिलों को चिन्हित करके ठिंगनेपन को कम करना, आंगनवाड़ी प्रमुख सेवाओं को उपयोग में सुधार करके संपन्न किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास, पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं पोषण अभियान के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, सामाजिक देखभाल सुरक्षा जन आंदोलन के जरिए लोगों को शामिल किया गया है। कुपोषण समाप्ति के संबंधित अलग अलग योजनाओं को चिन्हित किया गया है। एक मजबूत एकीकरण तंत्र की शुरुआत की गई है और ICT आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग का सिस्टम भी किया गया है। ठीक है और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन दिया जाता है। IT आधारित उपकरणों का उपयोग करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और को प्रोत्साहित करना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को समाप्त करना, यानी रजिस्ट्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। पूर्णतः इसे डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई मापने की शुरुआत की गई है। पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना भी यहाँ पर की जा रही है। आगे देखते हैं जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। विशिष्टता योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स, ये भी एनम के साथ, और आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता है आशा। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ICDS, राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी मिशन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इसमें बात करते हैं आगे क्या है।
कार्यस्थल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र के अतिरिक्त रूप में गांवों का दौरा करना। ग्राम स्तर पर आगे क्या है, प्रोत्साहन केंद्र द्वारा लाभार्थियों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल प्रकाश प्रदान किया जाता है। ठीक है, टीकाकरण और संस्थागत प्रसव सहित मातृ शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है। हेल्थ को सही बनाए रखने कारकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। बच्चों के जन्म के समय अन्य तैयारियों को लेकर महिलाओं, परिवारों और किशोरों को परामर्श देना। उपचार, देखभाल और अन्य चीज़ों की आपूर्ति। दूसरा, प्रोत्साहन केंद्र के तय किया मानदेय और प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तीसरा, केंद्र द्वारा मानदेय दिया जाता है। दूसरा, नियमित रूप से कुछ समय अंतराल पर होने वाली गतिविधियों को प्रति माह 2000 रुपये मासिक प्रोत्साहन के अलावा गतिविधि कार्यवाहन प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला है हमारा जल, स्वास्थ्य और साफ सफाई यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश। क्या कह रहा है इसमें, हाल ही में WHO ने असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई की जुड़ी बीमारियों का बोझ को शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या कहा है इसे जरा देखते हैं। वॉश जल, स्वास्थ्य, साफ सफाई के लिए सामूहिक शब्द है और निम्नलिखित शामिल किया गया है। सुरक्षित पेयजल, ठीक है, क्या किया गया है, सुरक्षित पेयजल। आगे दूसरा, स्वच्छता के बेहतर सुविधाएं। ठीक है, तीसरा, साफ सफाई के आधारभूत स्तर को बनाए रखना। सस्टेनेबल लक्ष्य है ये हमारा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। हमारा जो 2030 तक जो आपके सहस्राब्दी लक्ष्य हैं उसमें लक्ष्य संख्या जो 6 है वो हमारा स्वस्थ जल और स्वच्छता ही है। इसको लेकर WHO ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य सभी के लिए जल एवं स्वच्छता को उपलब्धता के संधारणीय प्रावधान सुनिश्चित करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि सुरक्षित वॉश सेवाओं का उपयोग किया गया होता तो 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल मौतों में 2.5% से इसे रोका जा सकता था और इसकी सहायता से दिव्यांगता समायोजित करके जीवन वर्षों की हानि को 2.9% कम किया जा सकता था। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार भारत की वर्तमान स्थिति, भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में 450 मिलियन की कमी आई है। यह स्वास्थ्य सेवाएं, वॉश सेवाओं की कमी नवजात शिशु मृत्यु दर की वृद्धि के कारण बनती हैं। वर्तमान में 1000 जीवित जन्मों में नवजात शिशु लगभग 24 रह गई है। ठीक है, मृत्यु दर। दूसरा, यहाँ पर ये जरा फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र को बाल कोष यूनिसेफ ने ट्रिपल थ्रेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बच्चों का द्वारा सामना किए जाने वाले जल, साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित खतरों के तहरे बोझ का परीक्षण किया गया है। तहरे बोझ खतरे से निम्नलिखित को परिभाषित किया गया है। पहला, जल या स्वच्छता संबंधी मूलभूत सेवाओं की 50% से भी कम उपलब्धता होना। दूसरा, शीर्ष 20 देशों में 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों की सर्वाधिक मौतों के लिए असुरक्षित वास पद्धतियों का उत्तरदायी होना। ठीक है, तीसरा अगर हम आगे बात करें, यूनिसेफ के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी CCRI के तहत जलवायु और पर्यावरणीय संबंधी खतरों का उच्चतम जोखिम वर्ष शीर्ष 25% देशों का होना है। भारत द्वारा वास के लिए क्या क्या पहलें की गई हैं और यहाँ पर वैश्विक पहलें हैं। पहले भारत की पहलें देखते हैं। जल संबंधी पेयजल आप देखते हैं, पेयजल की गुणवत्ता प्रबंधन की सूचना प्रणाली वॉम शुरू किया है। जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम। सैनिटेशन के लिए क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी दोनों ODF+ भी शुरू यहाँ पे किया गया। हाइजीन के लिए किशोरियों के बीच में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना। तीसरा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शुरू करना यानी अमृत शुरू करना। WHO ने वॉश रणनीति 18 से 25 के लिए लॉन्च की है। 16 से 30 के लिए यूनिसेफ की रणनीति, इसका उद्देश्य 2030 के तक SDG 6 को हासिल करना है। तीसरा, UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड सबसे अधिक बीमारी के बोझ वाले देशों को यथाशीघ्र वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 2020 में आरंभ किया गया था। दूसरा, सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल, सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों आदि की वैश्विक यूनिसेफ द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला चैप्टर है हमारा जो अभी हमने स्वास्थ्य पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और सैनिटेशन यानी पोषण और स्वच्छता मित्रों। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2023 की रिपोर्ट में क्या है। हाल ही में वैश्विक भुखमरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। GHI को जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड यानी आयरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन और वेल्थ हंगर हेल्प हिल्फे जर्मनी की एक निजी सहायक संगठन है। GHI निम्नलिखित 4 संकेतों में यानी कौन कौन से संकेतों पर आधारित होती है। पहला ग्लोबल इंडेक्स GHI है, तो जरा इसे देखते हैं क्या क्या इसमें है। पहला GHI का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने और उसकी निगरानी करने के लिए किया जाता है। दूसरा अल्प पोषण अंडर न्यूट्रेंट 1/3 मापदंड आवश्यकता से कम कैलोरी ग्रहण करने वाली जनसंख्या के हिस्से को व्यक्त करता है। बाल ठिंगनापन चाइल्ड स्टनिंग यह 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। ठीक है। अल्प पोषण की दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है। तीसरे की अगर हम बात करें बाल दुबलापन, एक यह मापदंड 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। इस प्रकार यह अल्प पोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। बाल मृत्यु दर, यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाता है। यह मौतें पर्याप्त और पोषण अस्वस्थ वातावरण के कारणों से होती हैं। ठीक है। जरा इंडेक्स देख ले हैं। अत्यधिक चिंताजनक स्थिति कब होगी इस इंडेक्स में? ठीक है। भुखमरी में गंभीरता जब GHI 50 से क्या हो, ज़्यादा हो जाए। ठीक है। चिंताजनक 35 से 49 तक। गंभीर सीरियस कब होगी? 220 से 34 और सामान्य 10 से 99.1 और कम जब ये 9.9 से ज़्यादा हो। ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें GHI के मुख्य बिंदु क्या हैं। 2015 से भुखमरी हंगर के खिलाफ दुनिया भर में प्रगति काफ़ी हद तक रुकी है और कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कई संकटों के संयुक्त प्रभाव को यह दर्शाती है। विश्व के सर्वाधिक भुखमरी दक्षिण एशिया और अफ्रीका, सारा मरुस्थल के दक्षिण में दोनों क्षेत्रों में GHI स्कोर 27 है। भारत में क्या है? इस सूचकांक में 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है और इसका स्कोर 28.7 है। GHI स्केल में भारत को गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में रखा गया है। 2015 में भारत को GHI 29.2 था। ऐसे में 23 और 15 की स्कोर में मामूली सुधार हुआ है। भारत की स्थिति अल्पोषण में 16.6% है, ठिगनेपन में 35.5% है, बाल दुबलापन में 18.7 है और मृत्यु दर में 3.1% है। हालांकि भारत सरकार ने इसकी गणना विधि, अपर्याप्त सैंपल साइज, अनुचित स्रोत डेटा जुटाने के कारण GHI पर आपत्ति जताई है। ठीक है मित्रों, ये बात समझिए। दूसरा, खुले में शौच से मुक्त दर्जा यानी ओपन डिफेकेशन फ्री ODF स्टेटस में भारत की स्थिति। सितंबर 2023 तक भारत मिशन ग्रामीण SBMG फेज 2 के तहत भारत के कुल गांवों में 75% गांव ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए ODF की परिभाषा, जब किसी शहर या वार्ड में किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए तो ODF के रूप में अधिसूचित ODF घोषित किया जा सकता है। दूसरा, ODF प्लस, किसी शहर या वार्ड में ODF प्लस घोषित किया जा सकता है यदि उसे पहले से ही ODF घोषित कर दिया गया है और वहां के सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू अवस्था में हैं तथा उनकी देखरेख जो है वो ठीक की जा रही है ठीक से। ODF प्लस प्लस क्या है? किसी शहर या वार्ड में ODF प्लस प्लस घोषित किया जा सकता है जब पहले से ODF प्लस हो। दूसरा, वहां सभी शौचालय, मल जल और स्प्रेस सैप्स के उचित तरीके से प्रबंधन उपचार किया जाए। यह भी शर्त है कि सभी नालियों एवं जल निकायों में अनुपचारित मल जल और स्पेट्स सीवेज की डंपिंग या बहाव नहीं होना चाहिए। ODF दर्जे के बारे में यदि हम बात करें कैसे मिलता है ये जरा समझते हैं। पहला, खुले में शौच या जलमल नहीं करना अर्थात इसकी समाप्ति के लिए ODF प्लस कहा जाता है। निम्नलिखित परिभाषा, आसपास के क्षेत्र गांव में शौच का कोई मजबूत सबूत नहीं दिखना चाहिए। प्रत्येक घर के साथ साथ सार्वजनिक सामुदायिक संस्था मल जल से निपटने के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लागू करने के साथ साथ अपनी ODF की स्थिति को बरकरार रखने ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। ODF प्लस मॉडल गांव, ऐसा गांव जिसने ODF का दर्जा तो बरकरार रखा और साथ ही वहां
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है। ठीक है, स्वच्छता की पूरी तरह ध्यान रखा जाता है, अर्थात न्यूनतम कूड़ा करकट, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कचरे को न फेंकना और ODF प्लस के संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार IEC यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन संबंधी संदेश सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले पर किया जाता है। तो ये आपका क्या है, स्वास्थ्य संबंधित बातें हैं। दूसरे पे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा दूसरा चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहे हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कौन सा आता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या कह रहा है, UNFPA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। UNFPA के बारे में उत्पत्ति, इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया। इसने 1969 में कार्य करना शुरू किया। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद में समग्र नीतिगत प्रदर्शन कार्य करता है। सौंपे गए कार्य विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए यौन तथा जनन संबंधी अधिकारों एवं प्राथमिकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके कार्य जनसंख्या के और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 से निर्देशित होते हैं। दूसरा प्रमुख लक्ष्य 2030 तक 30 का लक्ष्य हासिल करना। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति को समाप्त करना, प्रसव के दौरान, प्रसव के पश्चात मातृ मृत्यु को समाप्त करना। तीसरा, जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना। अन्य प्रमुख जानकारी के बारे में अगर हम बात करें, यह जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली कई अन्य विकास और मानवीय एजेंसियों के विशेष रूप से WHO, UNICEF, UNDP और UNAIDS का सहयोग से करता है। तीसरा, यह स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी जारी करता है, इसको विशेष तरह समझना। तीसरा, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 में 8 बिलियन लोग अनंत संभावनाएं हैं, इस पे शीर्षक पे किया गया है। इस रिपोर्ट में UNFPA द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया की आबादी और जनसंख्या में होने वाले बदलावों की प्रवृत्ति को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत के क्या निष्कर्ष हैं इसको जरा समझते हैं। पहली, सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत की जनसंख्या 2023 के मध्य तक 1428.6 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत वर्तमान सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन 1425.7 मिलियन की जगह ले लेगा। दूसरी, सबसे युवा देशों में एक भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु के हैं। लगभग 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच हैं। इस तरह भारत विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, यानी भारत में कितने हैं, 68% युवा हैं। वृद्ध आबादी की गणना बढ़ना सुनिश्चित है। वर्तमान 7% आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की है और इस अनुपात को धीरे धीरे बढ़ना तय है। गिरती प्रजनन दर, भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है जो 15-16 के 2.2 से कम हो गई है। ठीक है। तीसरा है जीवन प्रत्याशा में सुधार। भारतीय पुरुष और की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और भारतीय महिला की जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है। कितनी है, 72 वर्ष है। अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकाले गए हैं, वैश्विक जीवन प्रत्याशा 72.8 वर्ष तक पहुंच गई थी। 50 तक इसे 77.2 वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। कई उच्च आय वाले देशों में प्रवासन की जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र चालक माना गया है, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या के 50% हिस्सेदारी 8 देशों की होगी। ये देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिस्र, इथोपिया और भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया ये रहेंगे। यानी वैश्विक जनसंख्या में 50% आबादी इन्हीं देशों की होगी। ठीक है, ये बात जरा ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, टॉपिक 7, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग यानी UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड
सोशल अफेयर, सुर्खियों में क्यों, सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी किया गया है। UNDESA के बारे में, इसकी उत्पत्ति संयुक्त चार्टर के आधार पर हुई है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी 2023 एजेंडे को प्रदर्शित करता है। यह दुनिया भर के देशों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसके लिए सरकारी हितधारकों को मिलाकर कार्य करते हैं। अन्य रिपोर्टर्स में बारे में बात करें, पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टेटिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आदि। क्या है इसमें आगे? रिपोर्ट के मुख्य बिंदु SDG के 50% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कमजोर रही है, जबकि SDG क्या है? ये आपके सहस्राब्दी लक्ष्य हैं, ठीक है, जबकि 30% लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रुक सी गई है या पहले जैसी स्थिति बनी हुई है। सस्टेनेबल यानी सहस्राब्दी लक्ष्यों की प्रगति पर कोविड-19 महामारी, गहरे संकट, पहला जलवायु परिवर्तन, दूसरा जैव विविधता की हानि और प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2030 तक 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे, यानी शिक्षा से वंचित होंगे। साथ ही स्कूल जाने वाले 300 मिलियन बच्चे या युवा स्कूल छोड़ देंगे, वे पढ़ने और लिखने में क्या हो जाएंगे? असमर्थ हो जाएंगे। दूसरा, यदि वर्तमान गति से प्रगति रही तो 2030 में 575 मिलियन लोग चरम गरीबी में जा रहे होंगे, ठीक है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग यानी UN कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, UNCPD का ये कौन सा संस्करण था? 56वां संस्करण न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। UNCD के बारे में, इसकी उत्पत्ति UN आर्थिक और सामाजिक परिषद 1946 की एक जनसंख्या आयोग की स्थापना की थी 1946 जनसंख्या आयोग। बाद में 1994 महासभा में इसका नाम बदलकर जनसंख्या और विकास आयोग कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 1946 में इसकी जनसंख्या आयोग की स्थापना, फिर 94 में जनसंख्या और विकास आयोग कर दिया। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सदस्यता, यह आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने गए 47 देशों से मिलकर बना है, जिनकी 4 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत 2025 तक इसका सदस्य रहेगा, ठीक है। इसके कार्यों पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्यान्वयन की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद को सलाह देने की बात की गई है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल विकास समिति, क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति की पहली बार बच्चों के स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सतत पर्यावरण में रहने के अधिकार एवं पर मार्गदर्शन जारी किया है। UNCRC के बारे में बात करें, CRC 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है। यह UNCRC के पक्षकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। तीसरा, UNCRC को 1989 में अपनाया गया है। यह जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और उत्तरजीविता तथा विकास सहित अन्य अधिकारों को भी रेखांकित करता है। तीसरा, अगर हम आगे बात करते हैं, इसकी भारत सहित 196 देशों ने क्या की है? अभिपुष्टि की है। सभी पक्षकार देश कन्वेंशन कार्यान्वयन संबंध में UNCRC को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली व्यक्तिगत शिकायतों पर भी विचार करता है। यह समिति की बैठक जिनेवा में होती है और यह सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। बात समझे UNCRC का मतलब। आगे है हमारा विश्व स्वास्थ्य खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसके बारे में देखते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को अपने कामकाज जारी रखने हेतु आवश्यक वित्त के आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ है। WFP के बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। WFP से अधिक देशों और क्षेत्रों का कार्य करता है। संघर्ष के कारण विस्थापित और आपदाओं के कारण बेसहारा हो चुके लोगों के जीवन में सुरक्षक खाद्य सामग्री प्रदान करता है। वित्त पोषण, WFP वित्त पोषण स्वैच्छिक दान पर आधारित है। यह दान सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दानदाता द्वारा दिया जाता है। भुखमरी को समाप्त करने के प्रयासों से इसे
2020 में शांति नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, यानी इसे 2020 में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है WFO को, FP को, विश्व स्वास्थ्य खाद्य संगठन को। ठीक है, आगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस में भारत के बारे में क्या बोला है इसने, यह भारत को 1963 से कार्य कर रहा है। भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण यानी PDS में बदलाव, नवाचारी समाधानों का संचालन करना। उदाहरण के लिए हाल ही में चावल के लिए अन्न पूर्ति नामक अनाज वितरित करने वाले स्वचालित ATMs लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को क्या करना, रोकना है। सरकार द्वारा वितरित खाद्य एवं फर्टिफिकेशन, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन में बहु सूक्ष्म पोषक तत्वों फर्टिफिकेशन हेतु अग्रणी कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं खाद्य सुरक्षा मैपिंग और निगरानी। WFP राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाई की स्थापना में गरीबी एवं मानव निगरानी एजेंसी की भी सहायता कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति 2023 रिपोर्ट जारी की, जिसमें खाद्य संकट संबंधी प्रतिक्रियाओं के पुनर्विचार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसके बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। CGIAR एक वैश्विक भागीदारी है। इसकी स्थापना 1971 में एक एकीकृत संगठन के रूप में की गई थी, जो एक खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए अनुसंधान में संलग्न है। मुख्यालय इसका कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। यह भारत सहित 60 से अधिक देशों में काम करता है। यह गरीबी, भुखमरी, कुपोषण में काम करने के लिए शोध आधारित नीतिगत समाधान करता है। इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालें तो खाद्य असुरक्षा वर्ष 2020-22 के दौरान कई कारणों से खाद्य असुरक्षा में वृद्धि हुई है। इन कारणों में शामिल कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 72 मिलियन से अधिक लोग अल्पपोषित हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 रिकवरी की में आपूर्ति संबंधी बाधाओं और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 21-22 में खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी। कई देशों में जरूरी खाद्य की पदार्थों की कीमतों में कम से कम 10% की वृद्धि हुई। इससे कई लोगों के लिए भोजन अवहनीय हो गया है, यानी खाद्य पूर्ति की वृद्धि के कारण का इसमें बात की गई है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त या यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी के क्या है, यह ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट इन 2022 शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। इसका मुख्य स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह भारत सहित 137 देशों में कार्य करता है। कि भारत संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों से भागने को विवश लोगों के जीवन से बचाना, उनके उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना, इसमें बात की गया है। इसमें आगे क्या है, यह शरणार्थी और शरण संबंधी कानूनों एवं नीतियों को सुधार लाने और निगरानी करने के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य करता है और इसके साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। तीसरा, 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन, 1967 के प्रोटोकॉल ऐसे प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं जिनके आधार पर UNHCR अपना कामकाज निर्धारित करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं? दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है और इसके उत्तरदायी कारण लोगों का उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2022 में सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या 2021 की तुलना में 21% अधिक थी। जबरन विस्थापित करने के लिए 30% इसमें कौन थे? बच्चे थे। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के विश्व के 76% शरणार्थियों को शरण दी गई है। विश्व में लगभग 4.4 मिलियन लोग राष्ट्रविहीन हैं और उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 2% से अधिक है। वर्ष 2022 में 6 मिलियन विस्थापित लोग अपने मूल देशों या क्षेत्रों में वापस लौट आए हैं। आगे क्या कहा गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठन यानी ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस
जरा इसे देखते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक संगठन राष्ट्रीय अधिकार प्रत्यायन मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव टाल दिया है। ये क्या आगे? GNHRI ने लगातार दूसरी बार NHRC प्रत्ययन प्रदान करने का विचार टाल दिया है और इसके निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और राजनीतिक हस्तक्षेप, मानवाधिकारों का उल्लंघन और जांच में पुलिस को शामिल करना, नागरिक समाज के साथ कम सहयोग करना। ठीक है, GNHRI का प्रत्ययन के बिना NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के बारे में, इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रीय संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय समिति ICC के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 120 देशों के राष्ट्रीय मानव संसाधन संस्थान, इनमें भारत NHRC में भी क्या है? शामिल है। महासभा GNHRI का विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है। GNHRI प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों NHRIS की समीक्षा करने और आधिकारिक मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। GNHRI कार्य पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर करता है। ठीक है, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। कब अपनाया था? 1993 में अपनाया था। ये सिद्धांत दुनिया भर में NHRIS मानकों के विकास की मदद करते हैं। अब पेरिस सिद्धांत क्या है? वही है हमारा उदारता, संप्रभुता और आपका बंधुत्व यानी स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में ये बात करता है। ठीक है, पेरिस सिद्धांत के लिए देखते हैं तहत अलग अलग देशों द्वारा मानवाधिकार संस्थानों के लिए मापदंड क्या हैं? सौंपे गए कार्यों की व्यापकता, सभी तरह के मानवाधिकारों को बढ़ा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कामकाज की में व्यापकता, सलाह, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि के जरिए अपने मैंडेट सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए। तीसरा, सरकार से स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय कानून और संविधान की में निर्धारित हो। चौथा, बहुलवाद, प्लुरलिज्म, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण में शामिल सामाजिक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को संरचना में शामिल हैं। चौथा, पर्याप्त शक्तियां, पूछताछ और जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन, फंडिंग, स्टाफ, बुनियादी ढांचे, संस्थागत क्षमता के लिए सहकारी तरीके से कार्य, राज्य की अन्य संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ सहयोग करने के लिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार निकायों में अपनी विशेषज्ञता व ज्ञान के साथ योगदान देने के लिए। NHRC का प्रत्ययन, इससे पहले 2016 में भी NHRC को आधिकारिक मान्यता देने के विचार को 1 साल के लिए टाल दिया गया था और बाद में 2017 में NHRC में विविधता की कमी को दूर करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश हाशिए पर स्थित अन्य सामाजिक समूहों की महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने से संबंध में था। 19 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन द्वारा NHRC के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और इसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त का पदेन सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। दूसरा, अगला टॉपिक हमारा क्या है? देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्रीय मंच यानी UN परमानेंट फोरम फॉर परमानेंट फोरम के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है ये? सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में UNPFII 22वें सत्र का आयोजन किया गया। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UNECOSOC यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशलिस्ट काउंसिल में एक संकल्प जुलाई 2000 में स्थापित किया गया था। UNECOSOC एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है, पहली बात समझिए। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य 16 स्वतंत्र विशेषज्ञ जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 3 साल की अवधि के लिए कार्य करते हैं। 8 विशेषज्ञों को सरकारों द्वारा मनोनीत किया जाता है।
8 को सीधे संबंधित क्षेत्रों में स्वदेशी संगठनों द्वारा नामांकित किया जाता है। सरकारों द्वारा नामांकित विशेषज्ञों को ECO SOC द्वारा 5 क्षेत्रीय समूह के आधार पर चुना जाता है। अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई तथा पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देश शामिल हैं। सौंपे गए कार्य क्या हैं? आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार से संबंधित स्वदेशी मुद्दों से निपटना, स्वदेशी मुद्दों पर ट्रस्ट फंड, इसकी गतिविधियों में सहायता करना। यह विशेष रूप से देशज लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 3 निकायों में से एक है। अन्य 2 निकाय क्या हैं? देशज लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र और देशज लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ प्रतिवेदक। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा मिसलेनियर यानी सोशल इशू का। ये लास्ट टॉपिक है मित्रों, जिसमें हम सोशल इशू में पिछले 1 साल में यानी दिसंबर तक यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट जनवरी से आपका, चूंकि UPSC का एग्ज़ाम 16 जून हो गया है, यानी 26 मई से डिले करके 16 जून कर दिया गया है, तो इसको फिर आगे भी पढ़ाया जाएगा, आगे भी इसकी 365 सीरीज आएगी। तो आगे देखते हैं इसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या कह रहा है। भारत में खेल शासन, स्पोर्ट गवर्नेंस इन इंडिया। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा नियमों और विनियमों की अनदेखी के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 कानून की स्थिति, यह साझेदारी फर्म की सीमित स्वामित्व की बजाय स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए। क्या? स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए थी। आगे दर्जा और मान्यता प्राप्त, इसका मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय या एशियाई फेडरेशन और AOIOA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, आंतरिक आवश्यकताएं, लिखित संविधान होना चाहिए, 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए तथा कम से कम 2/3 राज्यों, केंद्रों और शासित प्रदेशों से संबद्ध इकाइयां हों। चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका चुनाव हो। आगे देखते हैं। आयु और कार्यकाल की सीमा, सभी पदाधिकारियों के लिए आधिकारिक आयु 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा पदाधिकारियों के कार्यकाल का विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अध्यक्ष हेतु अवकाश लेने और न लेने पर भी 12 वर्षों का कार्यकाल होना चाहिए। खिलाड़ियों का प्रतिनिधि संगठन में प्रमुख खिलाड़ियों के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, कार्यालय और लेखा जोखा, दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही सभी वार्षिक वित्तीय विवरणों का उचित लेखा जोखा बनाए रखना चाहिए। अन्य निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों और नियमित डोपिंग टेस्ट होना जाना चाहिए। आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए। RTI का मुख्य पालन करना चाहिए। ये बात है। भारत में सपोर्ट गवर्नेंस के बारे में क्या बात की गई है? भारत में संविधान को 7वीं अनुसूची 2 राज्य सूची प्रविष्टि 33 में शामिल किया है। यह विषय अनिवार्य रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में खेल शासन और वर्तमान मॉडल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। अन्य संस्थानों में क्या है? बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए, बात की गई यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ अधीन राज्य ओलंपिक SOAS राज्य महासंघ SFS पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे खेल जो अब तक आयोजित ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं हैं, जैसे क्रिकेट, उनके प्रशासन के लिए अलग बोर्ड हैं। उन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय संघों का संबंध, उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद संबद्ध। ठीक है, जातिगत जनगणना के बारे में देखते हैं क्या बात हुई है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्यों के लिए की गई जाति सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी की। राज्य विधानमंडल ने सर्वेक्षण के लिए एक संकल्प पारित किया था। बिहार सरकार ने एक सर्वेक्षण व्यापक रूप से राज्य जनगणना नहीं था, बल्कि जाति जनसांख्यिकी पर आधारित एक सामाजिक सर्वेक्षण था। भारतीय में जातिगत जनगणना का इतिहास अगर हम देखें,
जातिगत जनगणना 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शुरू की गई। 1931 में तक यह जनगणना तक जारी रही। 41 में जाति जनगणना डेटा एकत्र तो किया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पूर्ण जातिगत गणना को बंद कर दिया। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित डेटा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया जाता है। 2011 में यह व्यापक कार्यक्रम के जरिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया: ग्रामीण विकास मंत्रालय, अवसान शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत में रजिस्टर जनरल, जनगणना आयुक्त कार्यालय और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 2016 में जाति से संबंधित डेटा को छोड़कर SECC डेटा को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, जरा जातिगत जनगणना का एक बार देख लें। संविधान के अनुच्छेद 246 में तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। अनुसूची 7 के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत इसमें किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948, यह अधिनियम जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित का एक योजना प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त 10 के जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाद में इस कार्यालय को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 भी लागू करने का कार्य भी सौंपा गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1980 में अनुमान लगाया कि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी देश की कुल आबादी की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? 52% है। ठीक है, तो यहीं पर आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क NIF फॉर SDG, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय SDGs नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें क्या बताया गया? NIF ने नेशनल संकेतकों को शामिल किया और SDG के वैश्विक संकेतकों को इंगित करके, इसके अलावा इसे संकेत भी शामिल हैं जो भारत के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क का सामना ही NIF परिवर्तनशील है, अर्थात ज़रूरत के अनुसार इसे नए नए आयामों में शामिल, और वर्तमान में NIF में 284 इंडिकेट्स हैं यानी इंडेक्स हैं। वर्ष 2019 में मंत्रालय से संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विकास के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर उसे प्रसारित किया। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में इंटर एजेंसी एक एंड एक्सपर्ट ग्रुप SDG इंडिकेटर ने तैयार किया है। IAEG SDG कई सदस्य देशों से मिलकर बना है तथा इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। भारत ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से 2021-23 की अवधि के लिए IAEG SDGs को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व किया है। भारत वर्ष 2015 से 17 और 17 से 19 की अवधि के दौरान लगातार 2 बार इसका सदस्य भी रह चुका है। वर्तमान में 231 विशिष्ट संकेतकों के सहित 248 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत डेटा संग्रह और संकेतकों की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसका प्रयास MOSPI एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। दूसरा, इसके अन्य अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, ये लास्ट टॉपिक है मित्रों, जरा ध्यान से देखना। वैश्विक लैंगिक अंतराल, लैंगिक अंतराल में क्या कह रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें वैश्विक आर्थिक मंच WEF द्वारा हर साल जारी किया जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स के 4 मापदंड हैं: आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। वर्ष 2023 में भारत ने 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने स्थानीय शासन में महिलाओं को 44.4 प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है। वैश्विक लैंगिक सामाजिक मानदंड सोशल इंडेक्स के बारे में बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया में लड़कियों और महिलाओं को सामना किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यवस्थित नुकसान भेदभाव को साझा समझना। GSNI 4 प्रमुख आयाम राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता हैं। UHC सेवा कवरेज सूचकांक सर्विस कवरेज इंडेक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व बैंक संयुक्त रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जारी किया।
SCI का उपयोग SDG 3.8.1 स्तर की जांच के लिए किया जाता है। इसमें संकेतकों की 4 श्रेणियां शामिल हैं: प्रजनन, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु, संक्रामक रोग, गैर संचारी रोग, सेवा क्षमता और पहुंच। इसे 0 खराब कवरेज और 100 सर्वोत्तम कवरेज पैमाने पर मापा गया है। 2021 में भारत का स्कोर 19 में 64 से कम होकर 63 रह गया है। ये जरा ध्यान। समानता मार्ग रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और UN विमेन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है और दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को स्थापित स्थिति को मापने के 2 सूचकांक इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, क्या है वो? महिला सशक्तिकरण सूचकांक। यह सूचकांक पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है और 5 आयामों के अंतर्गत जीवन के विकल्प को चुनने और अवसरों का लाभ उठाने में महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता मापता है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, इस सूचकांक में प्रमुख आयामों में पुरुष के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। यह महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के अंतर को दर्शाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, टेक्निकल टर्म डिक्शनरी फॉर इंडियन लैंग्वेज, 10 भारतीय भाषाओं में तकनीक और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित करेगा जिनका लर्निंग बहुत कम उपयोग किया जाता है। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इन भाषाओं में बोडो, संथाली, डोंगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत शामिल हैं। CSTT के बारे में, इसे 1961 में राष्ट्रपति के आदेश पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इस आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 की धारा 4 के तहत एक समिति की सिफारिश के अनुसरण करके की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली को विकसित करना है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली CSTT। ठीक है, तो ये 10 भारतीय भाषाओं वैज्ञानिक शब्द जो जिसका लर्निंग बहुत कम उपयोग किया जाता है, 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों ये हमारा विजन का 365 सीरीज़ का सोशल इशू यानी पूरे वर्ष में जो पॉइंट्स हाईलाइट रहे हैं उनका बनाया हुआ एक नोट्स हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको 365 इकोनॉमी, 365 पॉलिटी, 365 एनवायरनमेंट के नोट्स अपलोड किए गए हैं और इसका आप PDF हमारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और इसके साथ ही दृष्टि और विजन IAS और अन्य ध्येय, संस्कृति और GS वर्ल्ड, इन संस्थानों के भी मॉडल पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के बाद, तो आप वहां से उसे ज्वाइन करके वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मित्रों, पेपर डिले हुआ है चुनाव को देखते हुए, जो 16 जून को पहुंच गया है, तो आप उसमें जुटे रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जय हिंद।